अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। अच्छा, आज हम लोग लेसन नंबर 22 स्टार्ट करेंगे। कल्चर और चेंज, इसका हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे कि कल्चर चेंज कैसे होता है, ठीक है, क्यों चेंज होता है। अच्छा, सबसे पहले तो कल्चरल चेंज की जो है वो हमें उसके बारे में थोड़ा सा ये बताया हुआ है कि कल्चरल चेंज बेसिकली जो है वो होता क्या है। देखिए, कुछ जो सोसाइटीज़ जो होती है ना, उनमें कल्चर के चेंज होने का जो रेट होता है वो डिफरेंट होता है। कुछ जो कल्चर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी जो है वो चेंज करते हैं। कुछ जो कल्चर्स होते हैं वो बहुत आहिस्ता-आहिस्ता स्लोली चेंज करते हैं। लेकिन चेंज हर सोसाइटी में होता है। कोई भी कल्चर है ना, कोई भी कल्चर वो अनचेंज कभी भी नहीं रह सकता। जो स्मॉल स्केल सोसाइटीज़ होती हैं, उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं होती, ठीक है? तो उसकी वजह से क्या होता है कि उनमें चेंज जो है ना वो बहुत स्लो होता है। लेकिन जो इंडस्ट्रियलाइज़्ड कल्चर्स होते हैं, वेल डेवलप्ड सोसाइटीज़ और कल्चर्स होते हैं, उनमें कल्चरल चेंज बहुत जल्दी-जल्दी होता है, ठीक है? यानी कि फ़ास्ट होता है। बट ये है कि चेंज जो है वो होता रहता है, हमेशा हर सोसाइटी में पाया जाता है। देयर इज़ नो कल्चरल सोसाइटी व्हिच कैन सेफगार्ड इटसेल्फ फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ चेंज। कोई भी सोसाइटी और कल्चर है वो चेंज से नहीं बच सकती। अच्छा, कल्चर जो है वो चेंज किस तरह से होता है? यहाँ पे 2 प्रिंसिपल वेज़ लिखे हुए हैं चेंज के, ठीक है? अच्छा, इसमें हमारे पास चेंज के जो 2 फैक्टर्स हैं, एक तो है इन्वेंशन, ठीक है? और दूसरा जो है वो हमें बताया गया है डिफ्यूजन। इट इज़ जनरली रिकॉग्नाइज्ड दैट द मेजॉरिटी ऑफ कल्चर फीचर्स यानी कि कोई भी कल्चर है उसमें जो थिंग्स हैं, आइडियाज़ हैं और जो भी बिहेवियर्स हैं, वो डिफ्यूजन से बहुत ज़्यादा जो है वो मुतासिर होती हैं एज़ कम्पेयर टू इन्वेंशन। इन्वेंशन से कम होते हैं, चेंजेस आती हैं इन्वेंशन से भी, लेकिन डिफ्यूजन से बहुत ज़्यादा चेंजेस आती हैं। अभी हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे कि ये होता क्या है। सबसे पहले तो ये है कि इन्वेंशंस क्या होती हैं। देखिए, आपकी सोसाइटी में कोई भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं, आप लोग उसको रीऑर्गेनाइज करके कोई नई चीज़ बना लेते हो, तो आप लोग उसको क्या कहते हैं, इन्वेंशंस कहते हैं, ठीक है। एक होती है डिस्कवरी। हाँ, डिस्कवरी से भी कल्चर चेंज होता है। डिस्कवरी ये होती है कि आप कोई न्यू चीज़ जो है ना वो फाइंड आउट कर लेते हैं, जो कि हमारी सोसाइटी में पहले पाई जाती थी लेकिन आपने पहले कभी उसका नोट नहीं लिया था, उसकी वजह से हमारा जो कल्चर है वो भी चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इन्वेंशंस जो हैं वो ये एक तो ये हो सकती है कि आप खुद जो है ना डिलाइबरेटली जो है वो आप लोग किसी चीज़ को जो है वो रिकम्बाइन करके आप लोग कोई नई चीज़ बना रहे हैं, ठीक है। कोई अनइंटेंशनल भी हो सकती हैं इन्वेंशंस, आप लोगों को पता भी नहीं चलता, तो कोई चेंज आ जाता है, तो उसकी वजह से वो क्या होता है कि वो जो इन्वेंशंस होती हैं वो अनइंटेंशनल होती हैं। अनइंटेंशनल इन्वेंटर्स हैव प्रोबेबली हैड द ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट ऑन द कल्चरल चेंज, ठीक है। यानी कि जो आप नोट नहीं भी लेते फिर भी आप लोग जो है वो जो इंटेंशंस हैं, अनइंटेंशंस की वजह से कल्चर जो है वो चेंज हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं कि है कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन, की ज़रूरत ईजाद की माँ है, ये हम लोग बचपन से पढ़े आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि विच इम्प्लाइज दैट सर्कमस्टांसेस आर अ मोर कंपेलिंग फैक्टर इंक्लूडिंग इनोवेशंस इन सोसाइटी देन द डिक्लेयर्ड इंटेंशन टू मेक समथिंग न्यू। अच्छा, जब भी आप लोगों को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है ना उस सोसाइटी में रहते हुए, तो आप क्या करते हैं, आपके पास जितने फैक्टर्स मौजूद हैं, आप देखते हैं कि मेरे पास क्या-क्या चीज़ है कि मैं इन चीज़ों से जो है वो अपना हम प्रॉब्लम जो है वो मैं सॉल्व कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो ये जो सर्कमस्टांसेस होते हैं ना, जो हालात होते हैं हमारे, ये इसकी वजह से जो है ना वो हमारा कल्चर जो है वो चेंज कर जाता है, ठीक है। एज़ कम्पेयर टू डिक्लेयर्ड इंटेंशन, देखें डिक्लेयर्ड इंटेंशन का ये मतलब होगा कि आप बैठे हैं, ठीक है, बैठे-बैठे आपको कोई भूत चढ़ा है कि मैं कोई नई चीज़ बना लूँ, तो वो ऐसे नहीं होता, ऐसा बहुत कम होता है लेकिन कम होता है, ठीक है। लेकिन जो इन्वेंशंस होती हैं ना कि आप लोगों को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी है, तो आप लोगों ने कोई नई चीज़ बना ली, वो आपके कल्चर का हिस्सा बन गई, तो ये एक आम सी बात है, कॉमन है। Because they are not bound to the conventional standards, many inventors and innovators tend to be marginal people living on the fringes of the society. Anthropologists examine the background and psychological factors that influence innovative personalities. हाँ, जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जो कि एग्जामिन करते हैं कल्चर को, उन्होंने क्या किया था कि इनोवेटिव पर्सनालिटीज़ के साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, उनके बैकग्राउंड्स को उन्होंने जो है वो एग्जामिन किया था कि ये लोग क्यों इतने ज़्यादा बहुत ज़्यादा वो मोटिवेटिव होते हैं कि ये कुछ नई चीज़ बनाएं। Some of them maintain that the inventors are often amongst the well-off segments of society, yet there are other anthropologists who present other arguments concerning innovators. कुछ जो सोशियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने ये कहा था कि जो बहुत ज़्यादा जो वेल ऑफ होते हैं, जो अच्छी तरह से स्टेबल लोग होते हैं ना, वो भी ज़्यादातर जो है वो इन्वेंशंस करते हैं, क्योंकि उनके पास करने का कोई और काम नहीं होता, तो वो बैठे बैठे उनको भूत चढ़ता है कि हम लोग कोई नई चीज़ बनाए, तो वो जो है वो बैठे जी इन्वेंशंस करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो हैं वो उनका आर्गूमेंट अलग था, वो कहते थे कि ये वो सोसाइटी होती है जो वर्किंग क्लास होती है, फॉर एग्जाम्पल कि उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है, जिसकी
जिसकी वजह से वो उनके लिए ही ये एक फ्रेज़ होती है कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, कि जो वर्किंग क्लास होती है उनको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो वो कोई नई चीज़ बना लेते हैं। सो ये एक इन्वेंशंस का तस्वर था। दूसरा जो है वो डिफ्यूजन का जनरली मतलब जो वो ये होता है कि कोई भी कल्चर है वो किसी एक कंट्री से या एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी की तरफ मूव कर जाती है तो उसको हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि अब जैसे वेस्टर्न ड्रेसेस हैं, गर्ल्स जो है वो जीन्स पहनती हैं, पहले सिर्फ वेस्टर्न में होता था लेकिन अब वो ट्रेंड जो है वो डिफ्यूज होकर हमारे कंट्री में भी आ गया है। इस तरह से ये जो डिफ्यूजन होती है ना, ये वो जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ्यूजन की वजह से हमारा कल्चर जो है वो चेंज हो जाता है। अब डिफ्यूजन की वजह से कल्चर जो है वो चेंज किस तरह से होता है? कल्चरल जो डिफ्यूजन होता है वो सिलेक्टिव होती हैं इन नेचर में, ठीक है? सिलेक्टिविटी होती है, यानी कि ये नहीं है कि आप लोग किसी का आप लोग दूसरे का कल्चर देखोगे तो सारे का सारा कल्चर आप लोग कॉपी कर लोगे, नो। आप किसी दूसरे का कल्चर देखेंगे, आप लोगों को उसके कल्चर में से जो चीज़ें पसंद आएंगी वो आप लोग सिलेक्ट करेंगे और आप उसको अडॉप्ट करेंगे। सो हम लोग ये कह सकते हैं कि कल्चरल डिफ्यूजन जो है वो सिलेक्टिव होती है नेचर में। दूसरा जो है वो डिफ्यूजन इज अ टू वे प्रोसेस होता है। रेसिप्रोसिटी, रेसिप्रोसिटी का ये मतलब होता है कि अगर आप लोग किसी को कोई चीज़ दे रहे हैं तो वो इन टर्न आपको भी कुछ दे रहा है। तो रेसिप्रोसिटी के डिफ्यूजन से क्या होता है कि बाज़ दफ़ा दोनों कल्चर्स जो है ना वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है? वो टू वे प्रोसेस होता है, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल है, अगर हमारा पाकिस्तान है, ठीक है? हमारा पाकिस्तान अब किसी दूसरे कंट्री के साथ उसका बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन है, लोगों का आना-जाना है, ठीक है? तो अब क्या होगा कि हमारे जब लोग वहाँ पे जाएँगे तो वहाँ के लोग हमारे कल्चर की कुछ चीज़ें देखेंगे तो वो उसको अडॉप्ट कर लेंगे, क्योंकि इंटरेक्शन है ना दोनों तरफ। इस तरह से हमारे जो सिटीज़न्स होंगे, हमारे जो पाकिस्तानी होंगे, वो दूसरे के कल्चर में कुछ चीज़ें देखेंगे तो वो उसमें से कुछ चीज़ें जो है वो अडॉप्ट कर लेंगे। तो इस तरह से क्या होता है कि डिफ्यूजन टू वे प्रोसेस होता है। दूसरा जो है वो मॉडिफिकेशन, कल्चरल एलिमेंट्स आर लाइकली टू इन्वॉल्व चेंजेस इन द फॉर्म और फंक्शन, यानी कि मॉडिफिकेशन, अ डिफ्यूज्ड कल्चरल आइटम विल नॉट रिमेन एक्जैक्टली द सेम एज इट इज फाउंड इन इट्स ओरिजिनल कल्चर। डिफ्यूजन से मॉडिफिकेशन भी होती है। अब ऐसे नहीं होता कि हम लोग किसी दूसरे कंट्री में गए गए हैं, उनका अगर कोई खास कल्चर था तो हम लोग उसको बिल्कुल वैसे का वैसा ही उठा के जो है वो अपने ऊपर हम लोग इम्प्लीमेंट कर लें। हम लोग उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस करेंगे। हम लोग वो ये चीज़ देखेंगे कि वो हम लोग आया कि जो हम लोग कल्चर अडॉप्ट कर लें, वो हमारे रिलिजन में उसका क्या तस्वर है। उस कल्चर के वो जो आप अडॉप्ट करना चाह रहे हैं, अगर हमारे फॉर एग्ज़ाम्पल रिलिजन या सोसाइटी उसके कुछ एस्पेक्ट्स पे क्रिटिसाइज़ करेगा तो आप उसके वो एस्पेक्ट्स चेंज कर देंगे, ठीक है? तो आप दूसरे का कल्चर अपनाएँगे लेकिन उसको मॉडिफ़ाई करके, उसको चेंज करके अपनाएँगे। इसकी एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दी हुई है कि चाइनीज़ फूड जैसे कि पिज़्ज़ा है, ठीक है? उसमें क्या होता है कि पिज़्ज़ा जो है ना, चाइनीज़ जो होते हैं ना वो बिल्कुल फीके-फीके से फूड खाते हैं, वो ज़्यादा उसमें मिर्चें वगैरह नहीं डालते। अब ये कल्चर जो है ना वो मेनली ये पिज़्ज़े का, ये चाइनीज़ फूड का था, ये चाइनीज़ का था, लेकिन वो क्या करते थे, वो फीका खाते थे। अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने पिज़्ज़ा अडॉप्ट तो किया, पिज़्ज़ा खाने का कल्चर हम लोगों ने अडॉप्ट किया, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने अपनी टेस्ट के हिसाब से उसमें हम लोगों ने मॉडिफ़िकेशन कर दी। जैसे तिक्का टॉपिंग की जाती है ना, देखिए उसके पे पिज़्ज़े के ऊपर, तो ये क्या हो जाती है, मॉडिफ़िकेशन हो जाती है। तो सो ये डिफ्यूज़न के 3 फैक्टर्स होते हैं कि एक तो ये है कि वो सिलेक्टिव इन नेचर होता है, दूसरा ये है कि वो रेसिप्रोसिटी होती है, तीसरा ये है कि वो मॉडिफ़िकेशन होती है उसमें। अच्छा, उसके बाद आगे जो है वो लिखा हुआ है कि कल्चरल आइटम्स इन्वॉल्विंग मटेरियल एस्पेक्ट्स आर मोर लाइकली कैंडिडेट्स फॉर डिफ्यूजन देन दोज़ इन्वॉल्विंग नॉन मटेरियल एस्पेक्ट्स। कि जो कल्चर में कुछ होते हैं ना, मटेरियल एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे हम लोग किसी की ऐसी चीज़ें जो टेंगिबल चीज़ें होती हैं जिनको हम लोग छू सकते हैं, वो जो कल्चर होता है उसको हम लोग ईज़िली अडॉप्ट कर लेते हैं दूसरे का देख के, किसी दूसरी सोसाइटी का देख के। लेकिन जो नॉन मटेरियल एस्पेक्ट्स होते हैं हम लोग उसको अडॉप्ट नहीं करते, ठीक है? यानी कि आप किसी के दूसरे मुल्क में गए हैं, आप लोगों ने वहाँ की ड्रेसिंग देखी, आप लोगों ने वहाँ के बर्तन देखे, आप लोगों ने वहाँ के खाना-पीना देखा, आपने फूड आइटम्स देखे, आप लोग वो अडॉप्ट कर लेंगे। लेकिन वहाँ के लोगों के आइडियाज़ क्या हैं, वहाँ के लोगों के एटीट्यूड्स कैसे हैं, वहाँ के लोगों के बिहेवियर्स कैसे हैं आपस में, आप लोग उसको अडॉप्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आइडियाज़ और बिहेवियर्स नॉन मटेरियल एस्पेक्ट्स होते हैं कल्चर के, उनको इंसान इतनी जल्दी और इतनी आसानी से चेंज नहीं कर सकता, लेकिन मटेरियल एस्पेक्ट्स जो है, उसको इंसान बहुत जल्दी चेंज कर जाता है। डिफ्यूजन इज अफेक्टेड बाय द नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स, ड्यूरेशन। अच्छा, डिफ्यूजन की जो कितनी ज़्यादा डिफ्यूजन हुई है ये डिपेंड करता है कि एक तो ये है कि ड्यूरेशन, ठीक है, एंड इंटेंसिटी ऑफ कॉन्टैक्ट। एक तो ये है कि आपका किसी दूसरे कल्चर के साथ ड्यूरेशन कितना ज़्यादा, जितना ज़्यादा ड्यूरेशन होगा इतनी ज़्यादा आप दूसरे कल्चर की चीज़ें जो है वो अपनाते चले जाएंगे। दूसरा ये है कि इंटेंसिटी ऑफ कॉन्टैक्ट, ये वही बात आ गई, जितना ज़्यादा आपका कॉन्टैक्ट होगा, आप जितने ज़्यादा मिलेंगे दूसरी सोसाइटी के साथ, उतने ही ज़्यादा आप लोगों उनकी कोई चीज़ें, कुछ जो है वो कल्चर जो है वो पसंद आते जाएंगे और आप लोग उसको जो है वो अडॉप्ट करते जाएंगे। डिग्री ऑफ कल्चरल इंटीग्रेशन एंड सिमिलैरिटीज बिटवीन डोनर एंड रिसिपिएंट कल्चर्स, दूसरा जो फैक्टर है वो ये है कि
अगर आपके और उनके कल्चर में थोड़ी-थोड़ी सिमिलैरिटी है, मतलब चीज़ें डिफरेंट हैं, लेकिन थोड़ी-थोड़ी सिमिलैरिटी है, तो आप उसको अडॉप्ट फिर ज़्यादा करेंगे, डिफ्यूज़न क्या है ज़्यादा होगी। लेकिन अगर 2 कल्चर्स हैं, वो टोटली डिफरेंट कल्चर हैं एक-दूसरे को, तो जो टोटली डिफरेंट कल्चर्स होते हैं, उनको अडॉप्ट करना और उनको जो है वो इम्प्लीमेंट करना मुश्किल हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है कि अगर तो कल्चरल इंटीग्रेशन है, उनका आपस में थोड़ा बहुत लिंक है, सिमिलैरिटीज़ हैं, तो डिफ्यूज़न जो है वो ज़्यादा होगी। तो ये हम लोगों ने फैक्टर्स भी पढ़ लिए कि डिफ्यूजन अफेक्ट किन किन फैक्टर से होता है, ड्यूरेशन और इंटेंसिटी से और इंटीग्रेशन और सिमिलैरिटीज से। ये टॉपिक आपका जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है कि कल्चर के चेंज होने के जो वेज होते हैं, टू प्रिंसिपल वेज, वो कौन से होते हैं। आप इसको हाईलाइट कर लें, आप लोग इसको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। जब भी आप लेक्चर सुनते हैं, आप अपना हैंड आउट खोल के 2 दफ़ा उसको कम्प्लीटली गौर से रीडिंग किया करें, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपको ये सारी चीज़ें जो आप लोगों ने सुनी हुई होंगी वो भूलेंगी नहीं। सिर्फ़ आप लोग लेक्चर सुनेंगे तो वो फिर देखें, अल्लाह ताला ने हमें कान भी दिए हैं, अल्लाह ताला ने हमें आँखें भी दी हैं। जब आप कानों से सुनते हैं आपको 50% याद हो जाता है, ठीक है? लेकिन क्या होता है कि वो 50% आप लोगों को समझ तो आ जाती है, लेकिन आप लोग उसको उस तरह से जो है ना, वो ज़्यादा अच्छी वर्डिंग में उसको आप लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाते। अच्छी वर्डिंग आप लोगों की तभी आएगी जब आप लोग अपनी आइज़ से देखेंगे, मतलब आप पढ़ेंगे, आप अपना हैंड आउट पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है। हैंडआउट जब आप पढ़ते हैं, आप एक टॉपिक पढ़ें, आप लोग खुद बैठ के सोचें, इस टॉपिक का मतलब क्या है, इस टॉपिक में कहना क्या चाह रहे हैं। आप खुद से एनालाइज़ करें कि मैं इस टॉपिक में और क्या जानता हूँ, मैं इस टॉपिक के बारे में अपनी सोसाइटी में, अपनी सराउंडिंग्स में क्या देखता हूँ, इसकी इम्प्लीमेंटेशंस क्या हो सकती हैं, इसके काजेज़ कौन से हैं, फैक्टर्स कौन से हैं, ये सारी चीज़ें आप सोचा करें। अभी आप लोग स्कूल लेवल की एजुकेशन में नहीं है कि आप लोगों को अगर कोई बता देगा तो आप उसका रट्टा लगा लेंगे, कि आप लोग अपने हैंडआउट देखेंगे तो आप लोग उसका रट्टा लगा लेंगे, नो। यूनिवर्सिटी लेवल में मैं कहती हूँ कि स्टडी ज़्यादा ईज़ी होती है। वो ईज़ी किस तरह से होती है, आप लोग हैंडआउट खोले ना, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा, आप लोगों ने उस पे सोचा कि मैंने क्या पढ़ा, मैंने क्या सीखा, इसके अलावा मेरे मेरे पास और कितना नॉलेज है, यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, मैं इसको सोसाइटी में कैसे इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। इससे क्या होगा कि इससे आपके अंदर एक स्किल डेवलप होगा। जब आप पेपर देने के लिए जाएंगे ना, वहाँ पर ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया जो आप टोटली ब्लैंक हो गए हैं, तो अब आपको आदत है किसी भी चीज़ को, किसी भी पॉइंट को अपने हिसाब से एनालाइज करने की। तो आप लोगों को जब ये आदत होगी, ये स्किल होगा आपके पास, तो वहाँ आप लोग बैठ के एनालाइज करके उस चीज़ का आप लोग खुद आंसर लिख सकेंगे। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जो है ना, वो अटेम्प्ट इसी तरह से होते हैं, जब आप किसी टॉपिक को सुनते हैं, उसके बाद आप उसको पढ़ते हैं, फिर आप उसको बैठकर सोचते हैं कि क्या-क्या इसकी और कौन-सी मॉडिफिकेशंस हो सकती हैं और किस हिसाब से जो है वो हमें हमसे ये क्वेश्चन जो पूछे जा सकता है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन फिर आप लोगों के लिए अटेम्प्ट करना बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा। और कॉन्सेप्चुअल अटेंड करना एज़ कम्पेयर टू हैंड आउट के से अगर सेम टू सेम उठाकर दे दें, तो कॉन्सेप्चुअल अटेम्प्ट करना हमेशा आसान होता है। मुझे आसान लगता है, ठीक है? मुझे बहुत ज़्यादा आसान लगता है कॉन्सेप्चुअल्स पेपर जो है ना वो अटेम्प्ट करना, क्योंकि आप लोग उसमें अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस लिख सकते हैं, जो कि ये नहीं है कि आप उसमें जाके कोई कहानियाँ छोड़ दें। ज़ाहिर-सी बात है, अगर आप लोगों ने वीडियोज़ देखी हुई होंगी, अगर आप लोगों ने हैंड आउट पढ़े हुए होंगे, तो फिर आप लोगों के लिए वो मुश्किल नहीं होगा एलिब्रेट करना। नेक्स्ट, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।